रेडिएशन इस पर्टिकुलर चैप्टर पे या यूनिट पर हम लोग बात कर रहे थे। और हीट इस सेक्शन का ये एक छोटा सा यूनिट है जो आपकी बोर्ड्स की एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। बहुत थोड़ा सा स्टडी करके अगर हम कुछ ज़्यादा नंबर्स स्कोर करना चाहते हैं तो ये वाला सेक्शन, ये वाला जो यूनिट है रेडिएशन का, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने हीट ट्रांसफर के बारे में कुछ अलग अलग पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया था, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, और उसी में से एक क्राइटेरिया है हीट के ट्रांसफर का, वो है रेडिएशन, जिसमें हम ये कहते हैं कि हीट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद ऑल दोज प्रॉपर्टीज विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हैव, वो सारी उसमें इंक्लूडेड है। स्पीड भी यहाँ तक कि हम कहते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, with a certain wavelength range we try to describe, that is 7.8 × 10⁻⁷ से लेकर के 4 × 10⁻⁴ मीटर इंफ्रारेड रीजन में हम इसको डिफाइन करते हैं। ये अपने आप में हीट रेडिएशंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात होगी। आपको याद होगा हमने मैटर का इंटरेक्शन हीट के साथ जब होता है, इस पर कुछ एक छोटा मोटा डिस्कशन किया था, जिसमें हमने 3 अलग अलग कोएफिशिएंट्स को डिफाइन किया। Among them, the first coefficient is T, which we say the amount of heat transmitted divided by the amount of heat incident. That is called as coefficient of transmittance. The another one is R, which is nothing but the amount of heat reflected divided by the amount of heat incident. And the another one is A, which we say an amount of heat absorbed divided by the amount of heat incident. So that way we say this has coefficient of absorption, this has coefficient of reflection, and this has coefficient of transmittance या transmission, you can say. We have also proved one relation between them. Like in any given situation, we have R plus A plus T all combined is equal to 1. And we have also given certain descriptions, like if we consider a di-earth Hermanus substance, then in case of di-earth Hermanus substance, the substance will allow the heat to pass through it. मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा उसका, हीट एक जगह से एक साइड से दूसरी साइड उसके ट्रांसफर हो सकती है। रिफ्लेक्शन कुछ हद तक हो सकता है, कुछ हद तक नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स। एब्जॉर्प्शन भी कुछ हद तक हो सकता है, नहीं हो सकता है, दैट डिपेंड्स। बट वन थिंग इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन, एंड दैट इज व्हाट? ट्रांसमिशन। Transmission. So a di-earth Hermanus substance cannot be a perfect absorber, it cannot be a perfect reflector, and so on. इसके साथ साथ हमने एक और सब्सटेंस के बारे में भी बात किया था, दैट वाज अ थर्मैनस सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द हीट टू ट्रांसमिट थ्रू। अब फिर अलग अलग लेवल पे हमने परफेक्ट रिफ्लेक्टर, परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट ट्रांसमीटर, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। तो एनी हाउ प्रीवियस लेक्चर में हम इन सभी बातों को कवर कर चुके हैं। बहुत ही ब्रीफ लेवल पर मैं इस बात को इंट्रोड्यूस कर रहा था बिकॉज वी हैड अ गैप ऑफ couple of days in between. So now let's continue with the further discussion. वैसे इस लेक्चर में हमें परफेक्टली ब्लैक बॉडी, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, फेरीज ब्लैक बॉडी, इन कुछ बातों पर डिस्कशन करना है। बट बिफोर दैट मैं एक छोटे से आर्टिकल को आपके सामने रखता हूँ, दैट वी से इज प्रिवोस्ट थियोरी ऑफ हीट एक्सचेंज। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, छोटी सा, मतलब बिल्कुल ही फंडामेंटल लेवल का है। इस आर्टिकल को मैं पहले इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ ताकि हम एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एंड इमिशन और एब्जॉर्प्शन को हम ठीक तरीके से समझ पाए। ये हीट एक्सचेंज की थियोरी हमें एक सिनेरियो बताती है कि हीट एक्सचेंज कैसे होता है, क्या होता है। तो हमेशा याद रखना, हम हीट एक्सचेंज के बारे में जब भी बात करते हैं तो वी विल बी कंसिडरिंग अ बॉडी एंड देन अ सराउंडिंग। बॉडी और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस विथ अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि हमारे पास एक बॉडी है
लाइक दिस, जिसको मैं फिलहाल बी लिखता हूँ। और फिर सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग किसी भी तरीके का हो सकता है। यू मे हैव अ काइंड ऑफ कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसी सराउंडिंग ले सकते हैं आप, या एक ओपन सिस्टम की तरीके से भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सराउंडिंग है। लेट्स से कि बॉडी का टेम्परेचर हम लोग डिफाइन करते हैं एज TB body temperature and TS as the surrounding temperature. If you put the first condition, like the temperature of surrounding is equal to the temperature of the body, ठीक, जितना टेम्परेचर सराउंडिंग का है उतना ही टेम्परेचर बॉडी का है। लाइक रूम टेम्परेचर की आप बात कर लें, कोई ऑब्जेक्ट रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तो वी माइट थिंक कि जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वही टेम्परेचर बॉडी का है ना। तो फिर हमें ऐसे ख्याल आएगा कि ऐसी कंडीशन में जब बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होता है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही होगी, है ना। क्या लगता है आपको? यस, नो हीट एक्सचेंज। हाँ, तो हम बिल्कुल इसी तरीके से सोचेंगे कि यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं होगी बिकॉज द टेम्परेचर्स ऑफ बोथ द बॉडी एंड द सराउंडिंग इज सेम। बट दिस इज एन एब्सोल्यूट रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। हीट एक्सचेंज अदर देन 0 केल्विन सभी टेम्परेचर्स पर होती रहेगी, ये बात दिमाग में बिठाइए आप। हीट का एक्सचेंज होना कभी नहीं रुकता है, even though the temperature of surrounding and the temperature of the body become same. हीट एक्सचेंज होना सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से स्टॉप होगा, और वो है 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो पर जाना। क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो पर जाने के बाद बॉडी या सराउंडिंग में कोई हीट बचेगी ही नहीं एक्सचेंज करने के लिए, तब हीट जाके एक्सचेंज होना बंद हो जाएगी। अदर देन 0 केल्विन कितना भी छोटा टेम्परेचर हो, कैसी भी सराउंडिंग हो, किसी भी तरीके की बॉडी हो, चाहे बॉडी ज्यादा हॉट हो, चाहे सराउंडिंग ज्यादा हॉट हो, चाहे दोनों का टेम्परेचर सेम हो, हीट का एक्सचेंज लगातार होता ही रहता है 24 घंटे। ठीक है, कंटिन्यूअसली होगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे होगा? तो बच्चों हाँ, इसका बड़ा क्यों? सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि जितनी हीट ये बॉडी रेडिएट करती है, ठीक है ना, जितनी हीट ये बॉडी रेडिएट करती है, एग्जैक्टली उतनी ही हीट क्या होगा, ये बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो द अमाउंट ऑफ हीट emitted and the amount of heat absorbed is going to be same, is going to be equal. अब जितना हीट ये बॉडी ने निकाला अपने अंदर से, अगर वो एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट में हीट को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर ले, तो उसका टेम्परेचर ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। दैट इज वाई द टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट। बात समझ आ रही है आपके? यस सर। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हीट का एक्सचेंज होना बंद हो गया, नहीं। यही बात ये प्रिवोस्ट थ्योरी बताती है कि अदर देन 0 केल्विन हीट एक्सचेंज होती रहेगी, फिर चाहे वो इक्वल अमाउंट में हो या डिफरेंट अमाउंट में हो। नाउ सपोज अगर हम ऐसे मान के चलते हैं कि विथ अ सर्टेन बॉडी एंड सर्टेन सराउंडिंग, temperature of the body TB and the temperature of surrounding TS, now this is going to be taken as surrounding, such that the temperature of surrounding is greater than the temperature of the body। ठीक है, मतलब सराउंडिंग ज्यादा गर्म है और बॉडी उसके मुकाबले में ठंडी है, कूल है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि बॉडी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने लगेगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के मुकाबले में कैसा है, कम है, कम है। और कम हीट को इमिट करेगी। हीट इमिटेड कम होगा लेकिन हीट एब्जॉर्ब ज्यादा होगा। पहले बॉडी कूल थी, उसका टेम्परेचर कम था, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा था, तो बॉडी ने ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना शुरू किया, और ये प्रोसेस उस वक्त तक होता जाएगा, उस वक्त तक होता जाएगा जब तक दोनों का टेम्परेचर कैसा ना हो जाए, इक्वल। जैसे ही टेम्परेचर इक्वल होगा, हीट एक्सचेंज होना बंद नहीं होगा, बल्कि हीट इमिटेड और हीट एब्जॉर्ब इक्वल अमाउंट में चलेगा। ये तो बहुत अच्छा। माइक प्लीज ऑफ रखें। ठीक हो गई बात, ये समझ आ गई बात आपको? यस सर। यस। तो अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ज्यादा है तो सराउंडिंग हॉट मानी जाएगी और बॉडी कूल, तो बॉडी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक, अब इसका बिल्कुल अगर हम रिवर्स इमेजिन करते हैं
let's say this is going to be a body and this is going to be a surrounding, such that the temperature of the body is TB and the temperature of the surrounding is TS. In this situation, if we consider the temperature of surrounding is less as compared to temperature of body, तो क्या होगा? बॉडी यहाँ पे गर्म है, तो बॉडी को होना है ठंडा, ठीक है ना, क्योंकि आपने उसको एक कम टेम्परेचर वाले सराउंडिंग में रख दिया। जैसे कि किसी चीज को आपने गरम गरम लाके आपने इन्वायरमेंटल रूम टेम्परेचर पे रखा, तो थोड़ी देर से देखा कि आपने वो ठंडी हो गई। यस तो इसका मतलब तो यही माना जाएगा कि बॉडी ने हीट को ज्यादा इमिट वेरी किया। गुड, बॉडी ने हीट को ज्यादा इमिट किया है इन कंपैरिजन टू व्हाट इट इज एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब। ठीक है ना। तो जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उसके कंपैरेटिवली बॉडी का इमिशन ज्यादा है, ये उस वक्त होगा जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। अच्छा, ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ इमिशन हो रहा है और एब्जॉर्प्शन बंद हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है और इमिशन बंद हो गया, ऐसा भी कभी नहीं होगा। और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि दोनों बंद हो गए। So the emission and the absorption, they are just going to take place simultaneously, continuously 24/7। हर बॉडी, हर सब्सटेंस, चाहे वो कितने भी टेम्परेचर पर हो, वो लगातार हीट को या तो एब्जॉर्ब करता रहेगा या फिर आई में से हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा और साइमल्टेनियसली वो हीट को इमिट भी करता रहेगा। हाँ, ये जरूर होगा कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका इमिशन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, इमिशन कम होगा। दोनों का टेम्परेचर सराउंडिंग और बॉडी का सेम है तो जितना इमिशन हो रहा है एग्जैक्टली उतना ही एब्जॉर्प्शन। तो हम इसको इस तरीके के 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। मैंने इन सारी बातों को नोट्स में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट या एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा कंडीशन मैं समझता हूँ आपके सामने मुझे हाईलाइट करना चाहिए, और वो ये है कि सोचिए ये बॉडी इमिट कब कर सकती है। इमेजिन करिए ये बॉडी कब इमिट कर सकती है हीट को? उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। चलिए, ये एक आंसर हो गया। और एक आंसर, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब। के पास हीट ज्यादा, हाँ, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। तो कोई भी बॉडी हीट को इमिट कब कर सकती है? जब उसके पास एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटीज होंगी, है ना। अब मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आपको, आपने इसको जाके एग्जाम में लिखना है, ठीक है। इधर यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यू से थियोरेटिकल एग्जाम। तो आप कब लिख पाएंगे, इमिट कब कर पाएंगे एग्जाम में जाके? जब आप समझेंगे। समझेंगे इन द सेंस क्या करेंगे? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करेंगे। तो एक बॉडी अगर बहुत 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 अच्छी एब्जॉर्बर है, ठीक है ना, इतनी अच्छी एब्जॉर्बर कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 है। याद आया? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर 1 हो जाता है तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया। तो यकीन माने वो बॉडी दुनिया की सबसे अच्छी इमिटर हो सकती है। यस। तो दुनिया का सबसे अच्छा इमिटर क्या होगा? कौन होगा दुनिया का सबसे अच्छा इमिटर? जो वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्बर है। वो जो दुनिया का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर है। जो अच्छा एब्जॉर्बर है वही अच्छा इमिटर बन सकता है, या जो अच्छा इमिटर है डेफिनेटली वो एक अच्छा एब्जॉर्बर है। तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस डिस्कशन के पॉइंट ऑफ से ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर। आप अगर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं तभी पॉसिबल ये है कि आप अच्छे तरीके से इमिट कर सकें। बात आ गई बच्चों समझ में? ये सुनो। यस सर। अब यहाँ पर ना हम एक टर्म डिफाइन करते हैं या एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट हम लोग कैरी करते हैं, और वो कंसेप्ट है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है ये, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जिसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 होता है, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 0 और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन भी 0 होता है। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिस पर आपने हीट को इंसिडेंट कराया तो वो इस हीट को पूरी तरीके से कंप्लीट लेवल पर क्या कर सकता है?
Absorb. एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसे सब्सटेंस को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं। नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि सर इसमें नाम में हमने ब्लैक ही क्यों बोला, सिर्फ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी वगैरह ऐसे कुछ बोल देते, ब्लैक ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, कलर के हिसाब से यहाँ पे ब्लैक क्यों बोला? Black. अगर एक सब्सटेंस के ऊपर हमने हीट रेडिएशन इंसिडेंट करा दिए, अब उसने सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो उससे रिफ्लेक्ट होके क्या जाएगा? कुछ नहीं, ठीक है ना, उससे रिफ्लेक्ट होके कुछ जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ क्या कर लिया अपने अंदर, Yes. एब्जॉर्ब कर लिया। अब Absorb. अगर वो सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट वो नहीं कर पाता है, तो उसका कोई कलर ही नहीं बनेगा। क्योंकि हम किसी भी Yes. चीज का कौन सा कलर देख पाते हैं? हम वही कलर देख पाते हैं जो बॉडी रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक वापस भेजती है। अगर कोई चीज हमें रेड नजर आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो होता ये है कि रेड कलर उस बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आया, अब जाके हम कहते हैं कि वो बॉडी रेड है। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी का क्या क्राइटेरिया है कि ये एक ऐसी सब्सटेंस होगा, ये एक ऐसी बॉडी होगी जो 100% हीट को क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम, 100% हीट का क्या हो, एब्जॉर्प्शन। कोई रिफ्लेक्शन एक्सपेक्टेड है? नहीं। कोई ट्रांसमिशन एक्सपेक्टेड है? नहीं। तो क्या इसने अपनी बॉडी से कुछ रिफ्लेक्ट किया जिससे कोई कलर बनता हुआ हमें नजर आया? नहीं। तो इसका मतलब इस बॉडी का मोर और लेस जनरल, इन जनरल कलर कैसा होना चाहिए? ब्लैक Black. ही। इवन अगर हम इसे ब्लैक कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो देखो हम लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि समर सीजन में जब गर्मियां होती हैं, तब काले कलर के, ब्लैक कलर के कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो ब्लैक कलर के कपड़े क्या करेंगे, ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, हमें और ज्यादा गर्मी होगी। रादर वी प्रेफर टू वेयर व्हाइट, है ना सर, गर्मियों में हम लोग व्हाइट को प्रेफर करते हैं। Yes. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। विच बॉडी इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड इमिटर? Black body. Perfectly black हाँ, body. वेरी गुड। क्योंकि जो सबसे बढ़िया एब्जॉर्बर होगा वही सबसे बढ़िया इमिटर होगा, Yes. ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है और हमने उसको हीट किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, हमने टेम्परेचर को अगर हम उसका इंक्रीज किया, तो उस बॉडी में से, क्योंकि टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है, तो उस बॉडी में से अब इमिशन होंगे, और यकीन माने सबसे बढ़िया इमिशन होंगे उसी में से। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी बॉडी थी जिसके एब्जॉर्प्शन सबसे बढ़िया थे, उसने सारी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये हीट वेवलेंथ की फॉर्मेट में आ रही है, तो उसने सारे के सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, तो जब इमिट करने की बारी आएगी तो वो सारी के सारे वेवलेंथ को इमिट कर सकता है। ठीक है बात? Yes, sir. बिकॉज वी से अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑलवेज अ गुड Good. इमिटर। Good. कैसा रहेगा अगर मैं ये कहूं कि सन इज अ ब्लैक बॉडी? सन इज अ ब्लैक बॉडी, इनफैक्ट सन इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, कैसा रहेगा अगर मैं ऐसे कहूंगा तो? हम, आप थोड़ा चौंक जाएंगे, हम बोलेंगे सर सन तो पूरा बाकायदा हमको अच्छे तरीके से विजिबली दिखता है, उसमें से तो लाइट हाँ. आ रही है, आप उसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैसे बोल रहे हो? है ना? इस स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दें, गुड एब्जॉर्बर इज अ, गुड इमिटर। Good तो emitter. क्या सन अच्छा इमिटर नहीं है? यस है। है. सन तो बहुत Yes. बढ़िया इमिटर है, वो सारी वेवलेंथ को निकालता है। तो डेफिनेटली अगर कुछ ऐसा हुआ कि जब सन को हीट एब्जॉर्ब करना पड़ा, तो वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर बन सकता है, क्योंकि हाँ. ऐसा हो ही नहीं सकता जो अच्छा एब्जॉर्बर है, अच्छा एब्जॉर्बर नहीं है लेकिन अच्छा इमिटर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो अच्छा इमिटर है, डेफिनेटली डेफिनेटली वो अच्छा अच्छा emitter. एब्जॉर्बर है। देयर इज नो अदर चांस, Absorber. देयर इज नो अदर वे। अगर एक सब्सटेंस बढ़िया तरीके से वेव्स को इमिट कर रहा है, तो डेफिनेटली व्हेन नीडेड, जब उसको कूल किया जाए, जब उसकी एब्जॉर्बिंग रिक्वायरमेंट होगी, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है। सो हाउ अबाउट आई एम सेइंग सन इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी? True. ट्रू स्टेटमेंट है ना? ट्रू है क्या फॉल्स है? True है sir. ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सन बहुत अच्छा इमीटर है, और एक अच्छा इमीटर 100% एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है। होता है. Yes. नाउ लेट्स थिंक ऑन इट इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। एक सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं कि वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो
थ्योरेटिकल लेवल पे ऐसा होना चाहिए कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 होना चाहिए एंड द रिमेनिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0, दैट हैज टू। बट प्रैक्टिकली जब हम इस चीज को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सब्सटेंस के सरफेस पर से रिफ्लेक्ट हो ही जाती है, चलिए ट्रांसमिट नहीं भी होगी, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी बिल्कुल लो लेवल पर ही क्यों ना हो, उसके सरफेस पर रिफ्लेक्ट होती है। सो प्रैक्टिकली लेट मी टेल यू, परफेक्टली ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। प्रैक्टिकली परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। होती है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है, उस मटेरियल का नाम है लैम्प ब्लैक। क्या नाम है इस मटेरियल का? लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक ये मटेरियल ऐसा मटेरियल है या ऐसा सब्सटेंस है जो 98% ऑफ एनर्जी को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कर सकता है 98%। मतलब इट इज वेरी नियर टू बिकम व्हाट? अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। बट अभी भी हम इसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि 2% ये पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है ना। बट वी मे से दैट इट इज वेरी नियर टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो अब एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है फेरी। क्या नाम है इनका? फेरी। फेरी। फेरी, यस फेरी। इन्होंने क्या किया, एक मैकेनिकल सिस्टम बनाया इन्होंने, ठीक है। मैं इसे मैकेनिकल सिस्टम ही कहता हूं क्योंकि एक अरेंजमेंट है ये। और इस अरेंजमेंट या इस सिस्टम का यूज करके इन्होंने 100% एब्जॉर्प्शन अचीव किया, नॉट इन वन गो, एक साथ नहीं, मल्टीपल तरीके से। लेकिन कैसा करके, कुछ तो भी जुगाड़ लगा के, कुछ तो भी तरीका लगा के, कुछ तो भी मैकेनिस्टिक अरेंजमेंट करके इन्होंने क्या किया, 100% एब्जॉर्प्शन को अचीव किया। मतलब वो वाली प्रॉपर्टी उन्होंने अचीव कर ली जो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी की होती है। हाँ। एक बॉडी को इन्होंने डिजाइन किया जिसे कहा जाता है फेरीज ब्लैक बॉडी, जो बिहेव करती है किसकी तरह? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी। हाँ। अब ये कैसे बनाया इन्होंने, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक इस तरीके का हॉलो शेल लिया। अब शेल जब मैं बोल रहा हूं तो ये हॉलो ही होगा, एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट सेइंग हॉलो शेल। एक हॉलो स्फीयर लिया, ऐसे कहना चाहिए मुझे। और वो भी सिंगल वॉल्ड हॉलो स्फीयर नहीं लिया इन्होंने, डबल वॉल्ड हॉलो स्फीयर लिया, ठीक है। बिल्कुल एक बढ़िया तरीके से डबल वॉल्ड हॉलो स्फीयर लिया ये। अब इस स्फीयर के डबल वॉल के बीच में इन्होंने अर्थ हरमैनस सब्सटेंस को भर दिया, ठीक है। कैसा सब्सटेंस भरा इन्होंने? अर्थ हरमैनस सब्सटेंस को इन्होंने इसके अंदर भर दिया। हम सब जानते हैं कि अर्थ हरमैनस मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से किसी भी सूरत में हीट के ट्रांसफर को अलाउ नहीं करेगा। शाबाश। तो अर्थ हरमैनस सब्सटेंस से इन्होंने इसको भर दिया। आगे क्या किया, तो जो इनर वॉल है इस हॉलो स्फीयर की, इनर वॉल, ये अंदर वाली वॉल, इस इनर वॉल पर इन्होंने पेंट लगाया लैम्प ब्लैक का। मैं ऐसा एक ग्रीन कलर का शेड दिखा रहा हूं यहाँ पे। उन्होंने पेंट लगाया, किस चीज की पेंटिंग की इन्होंने? लैम्प ब्लैक। यस, तो अंदर के सरफेस पर पूरी तरीके से लैम्प ब्लैक की पेंटिंग कर दी इन्होंने। तो ये लैम्प ब्लैक की पेंटिंग हो गई। अब इस हॉलो सिलेंडर में, सॉरी हॉलो स्फीयर में एक हल्की सी ओपनिंग बना दी इन्होंने। एक हल्की सी ओपनिंग, ये ऐसी ओपनिंग बना दी इन्होंने यहाँ पे। तो ये काफी छोटी सी ओपनिंग यहाँ पे इन्होंने बना दी। अब फिर इन्होंने हीट के रेडिएशंस को इस पर अलाउ किया कि भाई चलिए हीट के रेडिएशंस जो आना चाहते हैं आ जाएं अंदर। तो हीट के रेडिएशंस इस ओपनिंग के अंदर या इस ओपनिंग के थ्रू यहां पे एंटर कर जाते हैं। जस्ट इमेजिन करें कि ये हीट के रेडिएशंस यहां पे एंटर करते हैं और यहां टकराते हैं। कौन सा मटेरियल है? लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक। तो ये लैम्प ब्लैक क्या करेगा? एब्जॉर्ब। कितना एब्जॉर्ब करेगा? 98%।
98% एब्जॉर्ब होगा, तो व्हाट अमाउंट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड? 2%. 2%। तो ये जो 2% है ना, ये रिफ्लेक्ट होके या तो दूसरी साइड में इधर उधर जा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये वापस इसी ओपनिंग के थ्रू बाहर चला जाए, Yes. ऐसा हो सकता है। तो फिर क्या हमें 100% एब्जॉर्प्शन अचीव हुआ? नहीं. नहीं हुआ, क्योंकि चांस है कि 98% का एब्जॉर्प्शन होने के बाद थोड़ा बहुत बचा हुआ 2% जो हीट रेडिएशन है, उसमें से कुछ पोर्शन इस बॉडी के थ्रू, इस ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल जाए, और अगर वो बाहर निकल गया तो हमने उसे खो दिया, हम उसे एब्जॉर्ब न कर पाए। अगर हम उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो हमने 100% एब्जॉर्प्शन अचीव नहीं किया, तो फिर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। तो फिर इसका कैसे इलाज किया जाए, इसका कैसे अरेंजमेंट किया जाए कि कुछ भी रिफ्लेक्ट होके बाहर ना जाए? तो उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल ओपनिंग के सामने, एग्जैक्टली ओपनिंग के सामने ऐसा एक हल्का सा ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन बना दिया, हल्का सा ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन। अब आप सोचेंगे सर ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन बनाने से क्या बेनिफिट होता है? बेटा ध्यान से देखो, जब ये हीट रेडिएशंस एंटर करेंगे अंदर, मान लीजिए ये मैंने हीट के रेडिएशंस दिखाए, ये ऐसे एंटर कर गए, अब ये एक इंक्लाइन सरफेस पर गिरेंगे। देखिए पहले सरफेस ऐसा था, ये हीट रेडिएशन सीधा गिर रहे थे, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी तो सीधा ही जाएंगे। Yes. लेकिन अगर मैं यहाँ हल्का सा इंक्लिनेशन दे दूं तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सीधा नहीं जाएंगे, थोड़ा क्रॉस होंगे, हाँ। हाँ। तो थोड़ा सा इनका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से इधर हो सकता है। मतलब क्या हमने किसी तरीके से उनको बाहर जाने से रोक दिया? Yes. यस। अब जरा सोचे बेटा कि यहां से जब ये लाइट आ रही है तो इस जगह पर कितनी एब्जॉर्ब हुई, 98%। कितना बचा? 2%। वो बचा हुआ 2% जब यहां गिरेगा तो क्या होगा? रीअब्सॉर्ब। कितना एब्जॉर्ब होगा? 2%. 2%। एब्जॉर्ब कितना होगा? 100%। नहीं, 98% ऑफ द रिमेनिंग 2%। Yes. नहीं समझे? यस सर। 98% ऑफ द रिमेनिंग 2%, पूरा 2% थोड़ी एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो सिर्फ 98% की है। अब मान लें कि यहां से जो है ना 1000 जूल की हीट आती है, तो 98% एब्जॉर्ब हो गया, बचेगा कितना? 2%. 20 जूल। तो वो 20 जूल इधर जाएगा तो क्या पूरा 20 जूल एब्जॉर्ब हो जाएगा? नहीं, 20 जूल का 98% एब्जॉर्ब हो जाएगा, यस। और फिर थोड़ा सा फ्रैक्शन बचेगा। कितना बचेगा? 2% ऑफ द रिमेनिंग 2%। वो क्या करेगा? तो वो यहां से हो सकता है रिफ्लेक्शन के बाद यहां कहीं ऐसे चले जाए, फिर यहां क्या होगा? 98%। तो 98% ऑफ द रिमेनिंग 2% ऑफ द रिमेनिंग 2%। ठीक हो गई बात? वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, बचेगा कितना? तो 2% ऑफ द रिमेनिंग 2% ऑफ द रिमेनिंग 2% अभी भी बचा है। फिर आगे क्या हो सकता है? वो इधर चला जाए, क्या फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इसका? कितना एब्जॉर्ब होगा? 98% ऑफ द रिमेनिंग 2% ऑफ द रिमेनिंग 2% ऑफ द रिमेनिंग 2%। बचा कितना? 2% ऑफ द रिमेनिंग 2% ऑफ द रिमेनिंग 2% ऑफ द रिमेनिंग 2%। अब ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी, फिर आगे कहीं वो इधर चला जाए, उधर चला जाए, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, मल्टीपल एब्जॉर्प्शन होते 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 5-10 मिनट के बाद हम क्या देखेंगे? पूरा खत्म. कि 100% एब्जॉर्ब हो चुका है, अब कुछ बाकी नहीं बचा, विच मीन्स दैट कि हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी को अचीव किया। ठीक हो गई बात? तो इस Yes. तरीके का जो अरेंजमेंट है या इस तरीके की जो सिस्टम हम बनाते हैं, इस सिस्टम को हम कॉल करते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। एग्जामिनेशन में ये आर्टिकल बहुत बार पूछा जा चुका है। फुल लेंथ डिस्कशन अगर हम करते हैं तो 3 मार्क्स के लिए, ओनली डायग्राम या वर्किंग या इसके कंस्ट्रक्शन पर कोई बात होती है तो 2 मार्क्स के लिए। एवरीथिंग इज गिवन टू यू इन नोट्स। आप नोट्स मॉड्यूल देखें तो वहां पे पूरा अच्छे तरीके से सारी चीजें आपको बताई गई हैं कि ये कैसे काम करता है और इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है।
So this is a very general, you may say, a kind of discussion on Fairy's black body. Are things clear? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब आइए और कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस पर हम लोग बात करते हैं। अब तक हमने कुछ इस तरीके के डिस्क्रिप्शंस बताए कि हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, या फिर हम यू में से रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, और या फिर हम कभी कभी ट्रांसमिशन की बात करते हैं, सच दैट के वी हैड अ वेरी सिंपल कंडीशन टू राइट a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। 1. अगर a कंप्लीटली 1 हो जाता है तो रिमेनिंग दोनों 0, परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो गई। r कंप्लीटली 1 हो जाता है तो रिमेनिंग 2 0, और ये काइंड ऑफ परफेक्ट रिफ्लेक्टर हो गया। t अगर कंप्लीटली 1 हो जाता है तो a और r 0 हो जाएंगे एंड कैन बी अ परफेक्ट ट्रांसमीटर। इन जनरल बॉडीज के पास क्या क्या होता है, a r ये साथ में ही चलता रहता है। अगर डायथर्मैनस है तो साथ में t भी आएगा, अदरवाइज t नहीं आता है, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। अब आप नोटिस करें, इस पूरे प्रोसेस में हमने कहीं भी इमिशन पर कोई बात नहीं की, ठीक है ना। हमने इमिशन पर कभी कोई डिस्कशन नहीं किया, या हमने इमिशन पर कभी कोई बात नहीं की। तो आइए थोड़ा सा इसका डिटेल करते हैं कि इमिशन क्या है। हाँ, इतना जरूर हमें पता चला कि अगर हम किसी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो बॉडी अपने अंदर से ज्यादा हीट को इमिट करेगी। और कौन सी ऐसी बॉडी होगी जो ज्यादा इमिशन कर सकती है? आंसर सिंपल, ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि दुनिया की सबसे बेस्ट इमिटर बॉडी कौन सी है? सन। सन तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया भाई, वो ब्लैक बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मैंने इंटेंशनली वो एग्जांपल दिया क्योंकि हमको ये बात हजम नहीं होती है कि सन ब्लैक बॉडी कैसे हो गई। तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ये दिया कि सन आज की डेट में बहुत अच्छा इमिटर है। तो एक अच्छा इमिटर वही हो सकता है जो अच्छा एब्जॉर्बर है। तो अगर सन बहुत बढ़िया इमिटर है तो डेफिनेटली सन बहुत बढ़िया एब्जॉर्बर होना चाहिए, इसलिए सन को हम ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। ये मैं ऐसा जनरल एक्सप्लेनेशन दे रहा था। बट टू द पॉइंट अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोई अगर सब्सटेंस हमारे पास है जो बहुत अच्छे तरीके से एमिट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर होगा। और सबसे बढ़िया एब्जॉर्बर कौन है? हाँ, तो सबसे बढ़िया एमिटर कौन हो सकता है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। बस इस बात को याद रखिए। अच्छा, अब आप सोचेंगे यार एब्जॉर्ब करेगा इमिट करेगा? तो बच्चों, एक बॉडी उस वक्त इमिट ज्यादा करने लगती है जब उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, और एक बॉडी उस वक्त ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगती है जब उसका टेम्परेचर कम होता है ना। ठीक हो गई बात? Yes, sir. अब हमें थोड़ा सा डिस्कशन इस बात पर भी करना है कि ये इमिशन के डिस्क्रिप्शंस क्या हैं। तो इसके लिए बच्चों हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस बनाते हैं। जैसे कि पहली वाली डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है, मोनोक्रोमैटिक इमिटेंस और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। इमिसिव पावर बच्चों, जब हम इमिशन गिनेंगे तो हमें ऐसे नहीं गिनना पड़ेगा कि वही खाली इमिट हो गया, नहीं, ऐसे नहीं गिनेंगे हम इसको, बिल्कुल नहीं गिन सकते हम ऐसे इसको। इमिशन को मेजर करते वक्त हमें साथ साथ और 2-3 फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि कितने एरिया में से इमिशन हो रहा है। लेट्स से कि मेरे पास 2 अलग अलग एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल, ये वाला एक एरिया ले लिया मैंने, और लेट्स से कि मैंने ऐसा वाला एरिया ले लिया। अब जारी बात है, ये ज्यादा बड़ा है, एरिया 2 जो है ये ज्यादा बड़ा है, और एरिया 1 जो है ये कम है। आप सोचें, अगर इन दोनों एरियाज में से मैं ये कहता हूं कि इमिशन होता है 100 जूल का, जस्ट इमेजिन करें, इसमें भी 100 जूल हुआ और इसमें भी 100 जूल हुआ, तो क्या दोनों की इमिशन क्राइटेरिया सेम है? नहीं. नहीं है। ये छोटा रहने के बाद भी 100 जूल इमिट कर रहा है, मतलब इसने ज्यादा इमिट किया। तो इमिशन को हम सिर्फ इस मैग्नीट्यूड से नहीं समझते हैं कि उसने कितनी अमाउंट की हीट को इमिट किया, नहीं, हम साथ में और पैरामीटर्स लगाते हैं, जिसमें का सबसे पहला पैरामीटर हो गया एरिया। कि कितना एरिया था भाई इमिट करते वक्त,
दूसरा, हम इसमें एक और पैरामीटर एसोसिएट करते हैं और वो है टाइम। टाइम, जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास दो अलग अलग एरियाज हैं, लाइक ये वाला एक एरिया है और एग्जैक्टली इतना ही एक एरिया है। दोनों ने हीट इमिट की, फॉर एग्जांपल दोनों ने हीट इमिट की, इसने हीट इमिट की 100 जूल और इसने भी हीट इमिट की 100 जूल, लेकिन इसने 1 सेकंड में कर दिया और इसने 1 मिनट लगाया। तो क्या दोनों का इमिशन सेम माना जाएगा? नहीं नहीं माना जाएगा, इसका इमिशन ज्यादा माना जाएगा। फर्स्ट क्योंकि वन। इसने विद इन 1 सेकंड 100 जूल इमिट कर दिया, तो इसका इमिशन ज्यादा है। तो मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं कि हम इमिशन को डिस्क्राइब करते वक्त जस्ट एक अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड ऐसे नहीं देखते हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि हमने कितनी अमाउंट ऑफ हीट को इमिट किया, कितने एरिया में से और कितने टाइम में से। ठीक है ना, कितने एरिया में से, और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं? टाइम। टाइम में से। तो सबसे पहली डेफिनेशन बच्चों इसमें ये आती है कि स्पेक्ट्रल इमिटेंस क्या होगा। आप डेफिनेशन को जरा ध्यान से देखिए। स्पेक्ट्रल इमिशन हम ऐसे लिखते हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वी हैव इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और स्पेक्ट्रल इमिशन जब हम बोलेंगे तो हम किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के बारे में ही बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ ही। जैसे मान लें इसमें से रेड लाइट निकल रही है तो कितनी रेड लाइट निकली, ये भी एक बात है ना खास। इमिशन हो रहा है भाई, तो इमिशन होते वक्त सारे सारे वेवलेंथ का इमिशन हुआ या कुछ खास खास का ज्यादा हुआ, ये भी देखना पड़ेगा। यस यस। ठीक है ना, तो साथ साथ हम उसके वेवलेंथ भी जोड़ते हैं। लेकिन जब हम वेवलेंथ जोड़ेंगे बच्चों, वेवलेंथ को कंसिडर करेंगे, तो याद रखना उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। लेकिन अगर हम वेवलेंथ न जोड़ते हुए हम ये देखें कि टोटल इमिशन कितना हुआ है, जो कुछ भी उसने इमिट किया, किसी भी तरीके की वेवलेंथ रहने दो और कुछ भी, वॉट एवर इज द टोटल इमिशन पॉसिबल, तो उसे हम कहेंगे टोटल इमिटेंस, या कहेंगे टोटल इमिसिव पावर, या सिंपली कहेंगे इमिसिव पावर। बात आ रही है बच्चों समझ में? यस सर। अब सिंपल बात है, एक वेवलेंथ के इमिसिव पावर को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक वेवलेंथ को करस्पॉन्ड कर रहा है, एलिमेंटल वैल्यू। पता नहीं हजारों करोड़ों वेवलेंथ होंगी, तो जीरो से लेके पूरा इन्फिनिटी तक चले गए हम, और उसको अगर हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या हमें पॉसिबली ये मिल सकता है कि टोटल इमिशन कितना हुआ? और जब हम टोटल इमिसिव पावर लिखते हैं तो बहुत ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, आगे हम बहुत जगह इसको यूज करेंगे। वो है अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड इमिटेड, अमाउंट ऑफ हीट इन इमिशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिए। अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है इमिसिव पावर। आप याद रखना, ये किसी सब्सटेंस की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। ये एल्यूमिनियम का आपके पास स्फीयर है, सेम टाइम और सेम एरिया के लिए अगर मैं कॉपर का स्फीयर बना दूं, सेम सरफेस एरिया वगैरह सब कुछ, तो क्या एल्यूमिनियम और कॉपर सेम अमाउंट में हीट इमिट करेंगे? नहीं, मटेरियल प्रॉपर्टी है। मटेरियल प्रॉपर्टी है, कोई कोई मटेरियल हीट को अपने अंदर ज्यादा देर तक रिटेन कर पाता है, कोई कोई नहीं करता है, कोई जल्दी ठंडा होता है, कोई देर से ठंडा होता है, इट डिपेंड्स। ठीक है ना, तो याद रखना ये मटेरियल प्रॉपर्टी, इट्स नॉट ओनली अ काइंड ऑफ थिंग दैट कि आपने कितना हीट निकाला, कितने एरिया में, कितने टाइम में, ये तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। लेकिन इसको डिफाइन किया जाएगा कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज। बात आ रही है बच्चों समझ में? यस सर। Now if we try to give its units and dimensions, अगर हम इसके यूनिट्स और डायमेंशंस लगाते हैं तो वी हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मेट टू राइट इट्स यूनिट। ध्यान से देखना, ये हीट एनर्जी के लिए जूल हो गया, एरिया मीटर स्क्वायर, टाइम सेकंड। जूल पर सेकंड कैन आल्सो बी ट्रीटेड लाइक एज पावर, वैट। पावर का यूनिट लगा दिया हमने, वैट मीटर स्क्वायर। डायमेंशन उसी हिसाब से बनेंगे, m1 t-3। ठीक है बात? यस सर। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये इमिसिव पावर कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है भाई, मटेरियल प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन और फैक्टर्स होंगे ना जिस पर ये चीज डिपेंड करती है। तो बेसिकली ये डिपेंड करती है नंबर 1 टेम्परेचर। अब कॉपर का ही आपने स्फीयर लिया लेकिन आपने उसका टेम्परेचर ज्यादा रखा तो ज्यादा इमिट करेगा, टेम्परेचर कम रखा तो कम इमिट करेगा। नंबर 2 सरफेस एरिया, पॉलिश करके रखा आपने उसको एकदम अच्छा चमका के, ज्यादा हीट इमिट करेगा वो। रफ सरफेस रखा आपने, जंग लगा हुआ सरफेस है, ज्यादा हीट इमिट नहीं कर पाएगा। पॉलिश्ड सरफेस ज्यादा इमिट करेगा। जितना स्मूथ और क्लीन सरफेस रहेगा उतना ज्यादा इमिट करेगा हीट को। तीसरी प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ द बॉडी, मतलब मटेरियल अपना खुद का, कि भाई उस सब्सटेंस की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज क्या है, वो अपने अंदर कितनी देर तक हीट को समोए रख सकता है, कितनी देर तक अपने अंदर हीट को रिटेन कर सकता है। चौथी प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे हीट इमिट करना कहाँ है, सराउंडिंग में, है ना। हीट अगर कोई बॉडी इमिट कर रही है तो वो तो सराउंडिंग में ही करेगी। अब सराउंडिंग का ही टेम्परेचर मान लो ज्यादा है, ठीक है ना, हम ये कहें कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ही ज्यादा है या सराउंडिंग ऐसे अजीब गरीब तरीके की है जो हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करना चाह रही है, तो ये इसके इमिशन में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, ठीक है ना। तो सिर्फ बॉडी के अपनी वैल्यूज पर नहीं है ये, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो बॉडी किस तरीके की सराउंडिंग में रखी गई है, ठीक। सो दीज थिंग्स कैन कम इन द एग्जामिनेशन। अब हम यहां एक और फैक्टर को भी डिफाइन कर लेते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने बोला इमिसिव पावर, एग्जैक्टली उसी तरीके से हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्टिव पावर। फॉर्मूला बच्चों यही बनेगा Q डिवाइडेड बाई 80। लेकिन पता है हम क्या बोलेंगे, इस Q को जब हम इमिसिव पावर के लिए बता रहे होंगे तो हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड। सेम फॉर्मूला लेकिन हम एब्जॉर्प्टिव पावर के लिए बता रहे होंगे तो हम क्या बोलेंगे इस Q को, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। बस इतना ही फर्क है। तो अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। गेटिंग द पॉइंट? यस। अब इन सब में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं इन सभी प्रोसेसेस में, और वो टर्म है इमिजिविटी। ये बहुत खास है। जैसे ए एब्जॉर्प्टिविटी, आर कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, टी कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, वैसे ही ई कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। क्या कहेंगे उसे हम, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, इमिजिविटी इन इट्स शॉर्ट फॉर्म। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि इसका डेफिनेशन कैसे बनाएं, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएं, किस तरीके से इसे डिस्क्राइब करें। तो मैं आपसे थोड़ा सा प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन सुनना चाहता हूं। आप मुझे बताएं कि हमने कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिफाइन किया। QA बाई Q। बोला कि कोई बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर सकती है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, क्योंकि Q इंसिडेंट मैक्सिमम वैल्यू है उसकी। क्या कहते हो? यस। अच्छा ये बताओ कि आप कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो आंसर है जितना कोई बॉडी प्रैक्टिकली रिफ्लेक्ट कर सकती है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, टोटल। ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ तो क्यों होगा, उसमें का ये कितना कर रही है ना। सिमिलरली आप मुझे ये बताओ कि टी कैसे डिफाइन करेंगे। QT बाई Q। कोई बॉडी कितना ट्रांसमिट कर सकती है डिवाइडेड बाय टोटल मैक्सिमम टोटल हीट। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये समझ में आता है कि इन कोएफिशिएंट्स को लिखते वक्त हम न्यूमरेटर में एक प्रैक्टिकल वैल्यू लिखते हैं कि भाई इतना इतना एब्जॉर्ब हुआ, डिनोमिनेटर में हम मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं, यानी कि टोटल हीट इंसिडेंट, टोटल हीट वैल्यू जो वो एब्जॉर्ब कर सकता है उसमें का उसने QA किया, ऐसे लिखते हैं। तो पता चला न्यूमरेटर में एक प्रैक्टिकल वैल्यू आती है और डिनोमिनेटर में टोटल एक मैक्सिमम वैल्यू आती है। अब इमिसिविटी के लिए कैसे लिखें, इमिटेड अपॉन। हाँ, इमिसिविटी को लिखते वक्त हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि कोई एक ऑर्डिनरी बॉडी ज्यादा से ज्यादा कितना इमिसिविटी रख सकती है, यानी कि सॉरी ज्यादा से ज्यादा कितना इमिसिव पावर रख सकती है, ई प्रैक्टिकल, इमिसिव पावर ई प्रैक्टिकल। कोई एक ऑर्डिनरी बॉडी ज्यादा से ज्यादा कितना एब्जॉर्ब कर सकती है। नीचे डिवाइडेड बाय किससे करना आप, क्योंकि डिवाइडेड बाय मैक्सिमम करना होता है हमको।
तो मैक्सिमम इमिजिविटी किसकी हो सकती है? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। हाँ, तो हम करेंगे डिवाइडेड बाय इमिजिव पावर ऑफ ब्लैक ब्लैक बॉडी। मतलब किसी ऑर्डिनरी बॉडी के इमिजिव पावर को ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर से डिवाइड करने पर जो पॉसिबल नंबर हमें मिलेगा उसी नंबर को हम कहेंगे इमिसिविटी। लिखने का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है कि प्रैक्टिकली कितना एब्जॉर्ब हुआ, ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकता था, प्रैक्टिकली कितना रिफ्लेक्ट हुआ, ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकता था, प्रैक्टिकली कितना ट्रांसमिट हुआ, ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकता था। उसी तरीके से प्रैक्टिकली कितना इमिट हुआ और ज्यादा से ज्यादा कितना इमिट हो सकता था, मतलब ब्लैक बॉडी कितना इमिट कर सकती थी। जैसे दो बॉडीज ले लिए मैंने, मान लीजिए कि मैंने एक ब्लैक बॉडी ली बी और एक ऑर्डिनरी बॉडी ली ओ। दोनों बॉडीज का बच्चों मैंने टेम्परेचर टी और टी कर दिया। अब ये दोनों बॉडी इमिट करेंगे, ये अपने हिसाब से इमिट करेगी, ये अपने हिसाब से इमिट करेगी। सोचिए इन दोनों में ज्यादा कौन इमिट करेगा? ब्लैक बॉडी करेगी। और प्रैक्टिकली ये बॉडी जितना भी कर पा रही होगी वो न्यूमरेटर में आएगा। ज्यादा से ज्यादा ब्लैक बॉडी ने जितना इमिट किया वो डिनोमिनेटर में आएगा। इन दोनों का रेशियो ले लिया आपने, ये आ गया। लेकिन ख्याल रहे दोनों का टेम्परेचर सेम था। पता चला कि किसी टेम्परेचर पर एक ऑर्डिनरी बॉडी जितना इमिट कर सकती है उस चीज को उसी टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी जितना इमिट कर सकती है इस चीज से डिवाइड करेंगे आप। यस। तो आपको इमिजिविटी मिल जाएगी। अगर आप ब्लैक बॉडी के लिए इमिजिविटी लिखते हैं तो आंसर आएगा 1। सोचिए, आंसर 1 ही आएगा। हाँ, ब्लैक बॉडी के लिए, क्योंकि ब्लैक बॉडी तो सारा सारा ही इमिट कर देगी। सारा इमिट करती है। यस। हाँ, और किसी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ई का आंसर क्या आएगा? लेस देन 1। लेस देन 1। लेस देन 1 हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, ब्लैक बॉडी ज्यादा इमिट करेगी, ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो बात को? यस सर। यस सर। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि लेस देन 1 एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऐसा नहीं है कि इमिट ही नहीं करेगी, इमिट करती रहेगी। ठीक। अब बच्चों इस फॉर्मूले पे मैं थोड़ा और बात करना चाहता हूं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हमने क्या लिखा? E, the coefficient of emission is equal to Q divided by AT। आप बता सकते हैं ये यहाँ पे Q का क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ हीट हीट अब्सॉर्ब्ड और इमिटेड। अगर हम एब्जॉर्प्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं तो एब्जॉर्ब्ड और इमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं तो इमिटेड। ए क्या मतलब है? एरिया। और टी का क्या मतलब है? टाइम। टाइम। बिल्कुल सही। सोचे अगर इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाए Q by T इज इक्वल टू, तो क्या लिखना पड़ेगा? EA। याद रहे यहाँ पे E इन पर्टिकुलर अगर बोला जाए तो इट्स कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। अब जरा सोचे Q by T क्या है? पावर। वेरी गुड, आप पावर कह सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे इसे एक खास टर्मिनोलॉजी देते हैं। हम इस चीज को लिखते हैं रेट ऑफ इमिशन, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम रेट बोलते हैं उसको। यस। ठीक है, वेरी गुड। पावर भी कहा जा सकता है, पावर रेडिएटेड ऐसे भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये वाला वर्ड भी आपको क्वेश्चंस में पढ़ने को मिलेगा, पावर रेडिएटेड। ठीक है ना? ये थोड़ा सा मेरा स्टाइलस उतना ठीक से नहीं चल रहा है। स्पेलिंग्स आ रही है समझ में आपको? ठीक से पढ़ पा रहे हो ना? यस। पावर रेडिएटेड मतलब कितनी पावर से यहां से हीट निकली, तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। इस तरीके की कैलकुलेशन हमें बार बार करने पड़ेंगे। आगे चल के हम ये टर्मिनोलॉजी को मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे। कीप दिस पॉइंट इन माइंड, व्हिच इज नथिंग बट गोइंग टू E into A। आर थिंग्स क्लियर? यस। ओके, एक दो चार बड़े सिंपल क्वेश्चन है, उतने कर लेते हैं, देन विल स्टॉप फॉर टुडे। आसान से क्वेश्चन है, मतलब ये प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो और आज जो हमने डिस्कस किया ये सब मिला के एक दो चार क्वेश्चन है। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द बॉडी इज 0.54 एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0.16। ओके, सो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, और टोटल हीट इंसिडेंट ये एक फैक्टर है। हम जानते हैं टोटल हीट इंसिडेंट मतलब क्या हो गया? Q। ये क्या हुआ?
QA नहीं, QA नहीं, ये सिर्फ A हो गया है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन R। R. दूसरा अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड QT पूछ रहा है, ये आसान है। A इज इक्वल टू क्या है, QA ऑन, A. सो दिस इज 0.54 इज इक्वल टू QA निकालना है डिवाइडेड बाय 4000। 4000. Therefore QA is equal to how much, 4000 multiplied by 0.54। बताओ तो आंसर क्या है। 2160 सो 2160 जूल इतना एब्जॉर्ब हो गया। अगले पे जाते हैं, आर। आर का फॉर्मूला क्या है, QR डिवाइड बाई Q। आर कितना हो गया 0.16, QR हमें निकालना है और ये हो गया बेटा 4000। सो QR इज इक्वल टू 4000 इंटू 0.16। जरा बताओ तो ये कितना, 640. 640 जूल। अब सिंपल है, आप अगर इस बात को रियलाइज करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट हमने दी होगी उसमें से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हुआ होगा, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हुआ होगा और कुछ ना कुछ ट्रांसमिट हुआ होगा बेस्ड ऑन द कंडीशन, Yes. है ना। सही लिखा मैंने ये सब। yes sir Yes, sir. हमने कितना दिया 4000, 4000. उसमें का रिफ्लेक्ट कितना हुआ 640, 640 plus एब्जॉर्ब कितना 2160. हुआ 2160। तो क्या रिमेनिंग अमाउंट निकाला जा सकता है। yes Yes. काम खत्म करें, 1200 1200. sort it out, we will be getting 1200 जूल। बड़ा सा आसान सा सिंपल सा है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को आगे चल के मैं ऐसे भी पूछता हूँ भाई, टी निकालें तो QT डिवाइडेड बाई Q, T इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 4000. 4000। 0.3. ठीक है, आंसर 0.3। 0.3. आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस चीज को ऐसे भी कर सकते थे आप अगर आप चाहते हो। R प्लस A प्लस T इज इक्वल टू व्हाट, 1 is equals to 1. we got the value of R, we got the value of A, we can get the value of T। एक बार हमको T की वैल्यू मिली तो हम इतना ही कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते थे, ये भी अलाउड है, लेकिन मैंने थोड़ा लंबा चौड़ा पूरा पूरा बात आपको बता दी। ठीक हो गया। yes दो स्टेप में भी कर सकते थे ना, इतना ये QR और QA ये सब निकालने की जरूरत भी नहीं थी हमको, हम ऐसे भी कर सकते थे। फॉर्मूले से T निकाल लिया, नहीं थी, हाँ. उसके बाद सीधा ये फॉर्मूला रखा, आंसर आ गया। ये भी कर सकते थे हम। एनी हाउ, आइए एक और देखते हैं। ठीक से बताना इसका आंसर, कोई गड़बड़ ना करना, ठीक से बताओ। एन आइडियल ब्लैक बॉडी एट रूम टेम्परेचर इज थ्रोन इनटू फर्नेस। फर्नेस मतलब जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो क्या नजर आएगा हमें। ऑप्शन पढ़ने से पहले मेरी कुछ एक दो सेंटेंस सुन लो। पहले ये जो ब्लैक बॉडी थी ये रूम टेम्परेचर पर थी, फिर हमने उसको कहां थ्रो किया, फर्नेस में। Furnace. मतलब इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर कम था क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर थी। Yes. अब हमने उसको फेंक दिया फर्नेस में, फर्नेस का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा रहेगा। इनिशियली ये ब्लैक बॉडी क्या करेगी, सब कुछ एब्जॉर्ब करेगी। हाँ. एक बार इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो क्या ये बॉडी तगड़े लेवल पर इमिशन भी चालू करेगी। हाँ. तो जब वो एब्जॉर्ब कर रही होगी तो डार्क अपीयर होगी, और जब वो एमिट कर रही होगी लाइट ब्राइट अपीयर होगी। तब ऑप्शन बताएं। Option A. ये आ जाएगा, समझे ना बात को। जब पूरा एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा तो ब्लैक डार्क, जब इमिशन चालू होगा, आप भाई पूरा एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो पूरा इमिट भी तो करोगे। ओके, इसमें कोई गलती ना करना, आप तेजी से बता देना। रीड दिस क्वेश्चन, मिस्टेक नहीं करना। A body is in thermal equilibrium with the surrounding। जब बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में चली जाती है, टेम्परेचर सेम हो जाता है उसका,
क्या वो हीट रेडिएशन को इमिट करना बंद कर देती है? नहीं। यस। यस यस मतलब आज का लेक्चर फेल कर दिया तुमने पूरा। नहीं नहीं गड़बड़ करके आंसर मत दिया करो। क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आएगा। जितनी अमाउंट की हीट इमिट हो रही है एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट की रेडिएशन एब्जॉर्ब भी होंगे, अभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। मैं तो अभी इतना चिल्ला चिल्ला के बोला आपको कि टेम्परेचर यस। सेम भी हो जाने पर इमिशन या एब्सॉर्प्शन ये फिनोमेना कभी भी बंद नहीं होते हैं, 24 घंटे चालू ही रहते हैं ये फिनोमेना। हाँ ये बात और है कि ज्यादा इमिट करेगा या कम एब्जॉर्ब करेगा, या कम इमिट करेगा या ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ये बात और है, लेकिन साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। अब जब टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है, रूम टेम्परेचर पर आ जाते हैं, या दोनों बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होगा जिसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, तो जितना इमिट कर रहा है एग्जैक्टली उतना ही एब्जॉर्ब करेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। एब्जॉर्ब भी होगा। यस। If transmission power of the surface is 1/6, ट्रांसमिशन, अब यहां वर्ड पावर इस्तेमाल किया, डोंट वरी इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ कोएफिशिएंट। तो टी कितना है ये? 1/6। रिफ्लेक्टिव पावर आर कितना है ये? 1/3। 1/3। तो हमको क्या निकालना है? ए निकालना है। एब्जॉर्ब टू पावर। अब हमारे पास बिल्कुल सीधा सीधा मासूम सा इक्वेशन क्या है? R प्लस A प्लस ई B। प्लस आर प्लस ए। अच्छा किसी को भी पहले लिखो, फर्क नहीं पड़ता। 1/6 प्लस 1/3 प्लस एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू 1। सॉल्व करें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें इसे आप। सबसे आसान तरीका यही होगा मुझे ऐसा लगता है। मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद 6। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6 8। इज इक्वल टू 6। 6a इज इक्वल टू 3। 3। a इज इक्वल टू 1/2। 1/2। ये हो गया आपका आंसर। तो मैं समझता हूँ इस लेक्चर के लिए इतना काफी है, कि आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक। यस सर।